यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एस एन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक पाठ्य योजना बनाने के लिए आपके शिक्षण विषय में भी आता है, फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पाठ्य योजना बनाते कैसे हैं, उसके स्टेप की केवल हम चर्चा करेंगे। तो हर बार के अनुसार जो आपने लेसन प्लान बनाया है, ये हर बार के अनुसार ही बनाया है। हर बार के अनुसार पाठ्य योजना निर्माण। देखिए, जब कोई भी पाठ्य योजना का निर्माण आप करते हैं तो उसी स्टेप को आप समझ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी बनाने में। स्टेप केवल आप जानिए। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले अगर मान लीजिए ये 2 पेज है, ये 2 पेज है, तो हम यहाँ लिखते हैं दिन लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, उसके बाद कालांश लिखेंगे, अवधि लिखेंगे, उसके बाद प्रकरण लिखेंगे, उसके बाद आप प्रकरण लिखेंगे। तो ये आप चाहें तो यहाँ फिर आप विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि विद्यालय का नाम क्या है। ये इतना तो आपको पहले लिखना है सबसे ऊपर। अगर आप पाठ्य योजना बना रहे हैं तो इतना आपको लिखना है। अब यहाँ दिन जो होगा वो लिख लेना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये सोमवार दिन है, सोमवार दिन है। उसके बाद दिनांक मान लीजिए आज जो तारीख है 6 तारीख। उसके बाद कक्षा मान लीजिए 8 के लिए बन रहा है। विषय मान लीजिए कुछ भी हो, मान लीजिए गणित है। उसके बाद कालांश पहला, दूसरा, तीसरा यानी कौन सी घंटी है। अवधि 40 मिनट या 35 मिनट जो भी आपका होगा। प्रकरण कुछ भी आप मान लीजिए हम प्रतिशत पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम जो भी होगा यहाँ आपका एंट्री हो जाएगा। ये तो सबसे पहले आपको इतना लिखना है, याद कर लीजिए। दिन, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि, प्रकरण और फिर विद्यालय का नाम। ये पाठ्य योजना में सबसे ज़रूरी है। उसके बाद जब स्टेप बाय स्टेप आप आएंगे तो यहाँ पे पहला सबसे पहले आपको लिखना होगा कि सामान्य उद्देश्य। सबसे पहले आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या होता है, सामान्य उद्देश्य में जो विषय होता है उस विषय को पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वही सामान्य उद्देश्य। जैसे आप गणित पढ़ रहे हैं तो गणित विषय पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ 3-4 पॉइंट में आप इसको मेंशन करेंगे। बच्चों की तर्क शक्ति का विकास करना, बच्चों में चिंतन क्षमता का विकास करना, बच्चों को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए तैयार करना, ये गणित का सामान्य उद्देश्य होता है। तो सामान्य उद्देश्य में आप 1 2 3 4 5 करके आप यहाँ सामान्य उद्देश्य को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, अब ये पर्टिकुलर आप ये टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं प्रतिशत का, इससे बच्चों में क्या परिवर्तन आप चाहते हैं, यानी आपका उद्देश्य क्या है इस प्रतिशत को पढ़ाने का। तो इसको आप कहीं कहीं 3 में बांट के बताया जाता है, कहीं एक ही में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप ज्ञानात्मक उद्देश्य और फिर भावात्मक उद्देश्य और फिर क्रियात्मक उद्देश्य, आप तीनों को अलग अलग भी निर्धारित कर सकते हैं और तीनों को आप केवल विशिष्ट उद्देश्य डाल के भी निर्धारित कर सकते हैं। तो अगर अलग अलग आपने निर्धारित किया तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें आप निर्धारित कर सकते हैं। और अगर एक ही में आप किया है तो आप विशिष्ट उद्देश्य 5 ले सकते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है, बच्चों में आप कैसा व्यवहार परिवर्तन चाहते हैं, वो इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगला जो होगा वो होगा सहायक सामग्री। आगे आप कौन कौन सी सहायक सामग्री इसको पढ़ाने में उपयोग करेंगे, इसके बारे में आप यहाँ चर्चा करेंगे।
चाक, डस्टर, श्यामपट्ट ये सहायक सामग्री नहीं है, वो आवश्यक सामग्री है। तो सहायक सामग्री जैसे आपने कोई चार्ट यूज किया, कोई मॉडल यूज किया या कोई वास्तविक वस्तु आपने यूज किया, तो ये सारी चीज़ें सहायक सामग्री होती हैं। उसमें चाक, डस्टर, टार ये सब मत लिखिएगा, क्योंकि वो आवश्यक सामग्री होती है, ना कि सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए आप जिस भी वस्तु का उपयोग करते हैं वो सहायक सामग्री कहलाती है। शिक्षण अधिगम सामग्री या सहायक सामग्री उसको कहा जाता है। उसके बाद अब यहाँ आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं प्रतिशत, आप क्या मान के चलते हैं कि कक्षा 8 का बच्चा प्रतिशत के बारे में कितना जानता होगा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बच्चा प्रतिशत के बारे में साधारण जानकारी या सामान्य जानकारी रखता है। बच्चा सामान्य जानकारी प्रतिशत के बारे में रखता है। तो ये पूर्व ज्ञान हो गया। उसके बाद अब आप प्रस्तावना लिखेंगे। तो प्रस्तावना आप कहानी के माध्यम से भी और प्रश्न के माध्यम से, कोई फोटो दिखा के चाहे जैसे आप कर सकते हैं। अगर प्रश्न के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ आप प्रश्न के माध्यम से यहाँ आप प्रस्तावना का निर्माण करेंगे। उसके बाद ये तो हो गया प्रस्तावना। जब आप प्रस्तावना में समस्यात्मक प्रश्न जहाँ आ जाता है वहीं आप क्या करते हैं, तो वहीं आप उद्देश्य कथन करते हैं कि आज बच्चों आज हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो वो हो गया आपका उद्देश्य कथन। और उद्देश्य कथन करने के बाद आप फिर क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण। अब उस चीज़ को जहाँ बच्चे समस्या आई थी, बच्चे नहीं समझ पाए थे, उसी को आप क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण या स्पष्टीकरण आप करते हैं। प्रस्तुतिकरण स्पष्टीकरण में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको 2 पॉइंट में मिल जाएगा। प्रस्तुतिकरण का मतलब जब बच्चे उद्देश्य कथन समस्या आई तो आपने उद्देश्य कथन करके आपने उस चीज़ को बताने का प्रयास किया, जो बच्चे जहाँ यहाँ प्रस्तावना का लास्ट प्रश्न जो था जहाँ बच्चे फंसे थे, तो उस पर आपने प्रस्तुतिकरण देना शुरू किया। एक बच्चा खड़ा हुआ कहा सर नहीं समझ में आया, तो आपने क्या किया, उदाहरणों के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया। तो आप इसको दूसरा हेडिंग भी डाल सकते हैं और इसको आप इसी में एक साथ मेंशन कर सकते हैं। तो प्रस्तुतिकरण और स्पष्टीकरण दोनों 2 चीज़ें हैं, अलग अलग भी किया जा सकता है और एक में ही किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण का मतलब कि जहाँ समस्या आई थी उसके बारे में आपने बच्चों को वर्णनात्मक रूप से शिक्षा दिया, लेकिन अगर बच्चे को नहीं समझ में आया किसी बच्चे को, तो आप स्पष्टीकरण देते हैं विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करते हुए उसको समझाने का जब आप प्रयास करते हैं तो वो स्पष्टीकरण होता है। तो प्रस्तुतिकरण और स्पष्टीकरण। उसके अलावा अब इसी में आप क्या करते हैं, विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि एक ही शिक्षण बिंदु तो आपके पास होता नहीं है, कम से कम 3 शिक्षण बिंदु आपके पास होते हैं या 2 शिक्षण बिंदु होते हैं। तो अब यहीं से आप विकासात्मक प्रश्न करते हैं और विकासात्मक प्रश्न करने के बाद आप फिर से वही प्रस्तुतिकरण, आप दूसरे शिक्षण बिंदु पे पहुंच गए और स्पष्टीकरण आपने ये कर दिया। और जब आप दूसरे शिक्षण बिंदु का प्रस्तुतिकरण और स्पष्टीकरण कर लेते हैं तो साथ ही साथ जब आप ये चलते रहते हैं, प्रस्तुतिकरण और स्पष्टीकरण करते रहते हैं, तो यही साथ में आपका श्यामपट्ट लेखन भी चलता है। श्यामपट्ट लेखन भी आपका इसी साथ साथ चलता है। श्यामपट्ट लेखन कौशल आपने पढ़ा है, तो साथ साथ श्यामपट्ट जहाँ बहुत कठिन शब्द आया या जो भी स्थिति है, तो आप साथ साथ श्यामपट्ट लेखन का कार्य भी करते हुए चलते हैं। और जब लास्ट समय आता है तो आप पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से एक बार जितना भी आपने पढ़ाया उसका आप मूल्यांकन करते हैं और लास्ट में आप क्या करते हैं, गृह कार्य देते हैं। तो ये पूरा एक क्या हो गया, आपका हार्वर्ड के अनुसार पाठ योजना हो गया। आपको यही स्टेप याद रखने हैं। कोई भी टॉपिक आप उठा करके इस पर आप बना सकते हैं। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण या स्पष्टीकरण, विकासात्मक प्रश्न, प्रस्तुतिकरण या स्पष्टीकरण, श्यामपट्ट लेखन, पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य, ये आप यहाँ इसी को आप याद कर लीजिए। आपका ये पूरा लेसन प्लान बन के तैयार। धन्यवाद।